Hello Achu, how are you? Welcome again in this video. So we have discussed about the flatness of space and the homogeneity of space and the isotropic of space. What is these properties of the space? Space is flat means if we take the shortest distance between 2 points, then it always be a straight line. If we take 3 points in the space, then after joining these 3 points we get a triangle, and the sum of all angles is 180 degree. सिमिलरली होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस का मीन्स ये होता है कि अगर हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को लीनियर डिस्प्लेस कर दें उसकी पोजीशन से किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा पहली पोजीशन में, यानी कि जब जो हमारा वो था कोऑर्डिनेट सिस्टम जब अपनी इनिशियल पोजीशन में था, तो हमने वहाँ पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट से उस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और यहाँ पर हमने बताया था आइसोट्रॉपिक, स्पेस इज़ आइसोट्रॉपिक, यानी कि अगर हम किसी दूसरी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर कर लें तो दूसरी डायरेक्शन भी पहले वाली डायरेक्शन की तरह ही होगी। यहाँ पर हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करने पर दोनों डायरेक्शन के बीच में कोई भी माने कोई भी छोटे से छोटा जो है परिवर्तन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ वी मूव फ्रॉम वन particular direction to another direction, then there is nothing to distinguish the first direction from the other। अब जो है हम यहाँ पर इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। यहाँ पर जैसे कि हमको मालूम है कि जो है 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं न्यूटन्स के, जो हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे कितनी लॉज ऑफ मोशन होती हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया का। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका मीन्स क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो जाए। जैसे कि अगर हमने जो है टेबल पर रखी हुई बुक को पुश कर दिया है तो वो जो है स्लिप करती हुई मूव करेगी। अगर टेबल और बुक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो वो जो बुक है वो इनफाइनाइट टाइम तक मूव करती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or in motion it will remain at rest or in motion until or unless an external unbalanced force are exerted on it। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना तो कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में है ना तो एब्सोल्युटली मोशन में है।
ये जो है देखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको जो है और भी क्लियर कर दें कि जैसे कि अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जितनी भी चीज़ें बाहर हैं वो ट्रेन के साथ मूव कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि हम ट्रेन में हैं और कोई आदमी जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो ट्रेन मूव करती हुई आएगी तो हमको ऐसा लगेगा कि जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे साथ आदमी, जो दूसरा पैसेंजर जो ट्रेन में खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन जो आदमी प्लेटफॉर्म में पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूँ। तो मैं यहाँ पर दोनों, मैं रेस्ट में भी हूँ, मोशन में भी हूँ। लेकिन यहाँ पर देखने वालों की अलग अलग नज़रिए हैं। एक आदमी जो है मेरे साथ ट्रेन के अंदर खड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन दूसरा आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं मोशन में हूँ। तो यहाँ पर देखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो देखने वाला कहाँ पे, यानी कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको देख रहा है। अब उसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the impressed force and take place in the direction of applied force. यहाँ पर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमको पता है क्या होता है, मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो d अपॉन डी टी m इंटू वी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, अगर जो है यहाँ पे मास कांस्टेंट है तब मेरा जो है फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जो मेरा फार्मूला आएगा वो आएगा एम ए डॉट प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। जैसे कि यहाँ पर जो है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा। अगर पार्टिकल का मास कांस्टेंट नहीं है, वो जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वेरी कर रहा है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे m नॉट क्या है, रेस्ट मास है पार्टिकल का, और m क्या है, पार्टिकल का उस कंडीशन में मास है जब पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से, किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स स्काई से नीचे गिरती है तो वहाँ पर जो है बहुत सारी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो जब कोई भी वाटर ड्रॉपलेट जो है स्काई से गिरती है तो उसका मास जो है वेरी करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वाटर वेपर होती हैं। तो जब कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स स्काई से नीचे की तरफ आती हैं तो वो जो है उनके आसपास की जो वाटर वेपर्स होती हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स का मास जो है वेरी कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। उस कंडीशन में ये ला, यानी कि F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, ये एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह से रॉकेट जब मूव करता है तो उसके पीछे यानी कि जो उसका मास है, उसका मास जो है कम होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल भी भरा होता है। तो जब रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फ्यूल के रूप में जो है उसका मास डिक्रीज़ कर जाता है। तो वहाँ पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर मास कांस्टेंट होगा, सिंपली समझिए कि अगर मास कांस्टेंट होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो वो हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ आता है, न्यूटन थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law every action has equal and opposite reaction। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इस कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या कहता है, वो कहता है यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, हर दो बॉडीज़ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे वो बॉडी कांटेक्ट में हो, चाहे या फिर एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखी हो। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्सर्ट करती है, उतनी अमाउंट में सेम फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे एक्सर्ट करेगी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट सेकंड पे फोर्स लगाएगी तो इस डायरेक्शन में, और ये जब इस पर फोर्स लगाएगी तो इस डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ड्यू टू ऑब्जेक्ट सेकंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट सेकंड ड्यू टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। जैसे कि हम जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है पैर से ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं, तो उतनी ही अमाउंट में उल्टा फोर्स ज़मीन हम पर लगाती है, तो हम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसी तरीके से हम जब नाव से आते हैं, जब नाव से हम नदी के किनारे आते हैं, जब नाव से हम जंप करते हैं, बोट से जब हम जंप करके नदी के किनारे पर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पैर से नाव को पीछे ढकेलते हैं, और जो नाव रहती है, जो बोट रहती है, वो भी हम पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं MA12 इज इक्वल टू M2A। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, M1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन में T। और यहाँ पे कितना हो जाएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा M1 V1 माइनस M1 V2 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 V1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा M1 प्लस M2 V2, और यहाँ से मिलेगा M1 प्लस M2 V1। यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो हमको मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू V2। यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर सर्टेन अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पर उसी अमाउंट में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करेगी। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ like it and subscribe also, and share it with your friends also.